चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कॉस्ट शीट। अभी आप लोगों को कॉस्ट शीट का एक बेसिक क्वेश्चन आ चुका है, तो आगे जाके क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी टफ फॉर यू ऑल। एज आई टोल्ड यू ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन के ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसके बाद हर एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ना बहुत कम टाइम लगने वाला है। ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी सीइंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा चीज हम लोगों ने अभी तक कॉस्टिंग के अंदर क्या करके रखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स फर्स्ट लेक्चर में किया, टाइप्स ऑफ कॉस्ट फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया, कॉस्ट शीट का एक्सप्लेनेशन सेकेंड लेक्चर के अंदर किया। कॉस्ट शीट के अंदर से हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक all the things, all the costs are dependent upon quantity produced of finished goods plus WIP। लेकिन WIP का quantities हमारे पास शायद नहीं होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग पर यूनिट नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद WIP स्टॉक एडजस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ जाता है, और उसके बाद यहां पर आ जाता है तुम्हारा ये वाला चीज मतलब तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग किससे डिवाइड कर लेते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस। उसके बाद फिनिश गुड्स का स्टॉक एडजस्ट होता है, उसके बाद आ जाता है COGS, एंड देन इन दिस केस वी डिवाइड एवरीथिंग बाय क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, अच्छा एक और चीज, शायद तुम लोगों ने भी ये वाला चीज वो सोचा होगा, मेरे को अभी तक तो वो पूछा नहीं है। रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर रॉ मटेरियल के स्टॉक का वैल्यू ही दिया हुआ था। WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर 4 कॉस्ट आ जाएंगे, DM, DL, DE, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग दैट यू ऑल आर अवेयर। और उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर 5 तरीके के कॉस्ट आ जाते हैं, DM, DL, DE, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग दैट, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, और ये 5 चीजें वैसे भी तुम्हारे COP के अंदर होती हैं, सो देयरफॉर वी कैन ऑलवेज बी सेइंग कि सर फिनिश गुड स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा याद रखना तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है जहां पर WIP स्टॉक का वैल्यूएशन हमको करना होगा। कोई बोल सकता है क्यों, क्योंकि उसके लिए अलग से एक चैप्टर है कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। जब उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तभी वो चीजों के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमेशा आपको WIP का स्टॉक रुपीस के अंदर दिया ही होगा। ओके, तो इससे चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। पढ़िए, A company gives the following data for a month. ठीक है, production of finished goods 25,000 units, sales of finished goods 26,000 units, direct material 50,000 kgs at the rate of ₹2, direct labor 40,000 hours paid at the rate of ₹5 per hour। तो ये तुम्हारा शायद फर्स्ट क्वेश्चन के ना नहीं हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन के ना हो रहा है। तो डायरेक्ट मटेरियल 50,000 kgs परचेज किया एट व्हाट रेट, ₹2। तो अपना परचेजेस का रुपीस फिगर कितने का हो जाएगा, 1 लाख, दैट इज 50,000 kgs इंटू 2। उसके बाद डायरेक्ट लेबर 40,000 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹5। सो 40,000 आवर्स वर्कर लोगों ने काम किया, उनको एट द रेट ऑफ ₹5 हम लोगों ने पे किया। सो देयरफॉर कितना हो जाएगा, 2 लाख। आगे अभी इसके बाद ध्यान से फैक्ट्री रेंट फॉर द मंथ, फैक्ट्री रेंट फॉर द मंथ, फैक्ट्री रेंट। अभी जरा सोचो, तुम्हारे पास बाइफर्केशन होता है ओवरहेड्स का। इन दिस पर्टिकुलर केस फैक्ट्री रेंट, यार फैक्ट्री रेंट किधर आता होगा, मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है यार, दिस इज नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स। DM तो है नहीं, DL तो है नहीं, DE तो है नहीं, क्योंकि DM, DL और DE जो होते हैं ऑल ऑफ देम आर बेसिकली व्हाट, दोज आर वेरिएबल कॉस्ट, दोज आर वेरिएबल कॉस्ट, हर यूनिट के लिए लगना चाहिए। फैक्ट्री रेंट हर यूनिट बनाते हो तो रेंटल तो नहीं पे करते, तो फैक्ट्री ये फिर भी फैक्ट्री का कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली और कोई हेड तो बच ही नहीं जाता, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऑब्वियसली यार वो किधर आने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, आगे सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, ये वाला चीज ऑफ कोर्स किधर आने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, तो इसके लिए अलग से एक हेड है। ओके, दैट यू ऑल आर अवेयर। सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी, ओके, सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी, सब लोग मेरे को बताओ, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन विच इज जनरल। ठीक है, आगे ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट यार, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही हो गया जनरल।
उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट जो है बेटा वो किधर आ जाएगा, एसएनडी के अंदर ना, सो एसएनडी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बैड डेट्स 2 मिनट के बाद बात करता हूं। सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन, सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन, सेल्स वुमेन का काम क्या होता है कि सेल्स बढ़ाओ यार, कंपनी का डोर टू डोर वो मार्केटिंग वगैरह करो, या फिर कोई एक दुकान में बैठ के जो भी लोग आएंगे उन लोगों को गुड्स बेचने का ट्राई करो, तो ऑब्वियसली इट इज एसएनडी। ठीक है, बैड डेट्स बच गया, मैं बात करता हूं उसके बारे में आगे। स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ of raw material 50,000 kg, sorry 5,000 kgs at the rate of 1.5. WIP 60,000 rupees, ठीक है। Finished goods 2,000 units at the rate of 16. Stock at the end of the month of raw material 10,000 kgs, of WIP 70,000 rupees, और उसके बाद finished goods क्वेश्चन मार्क। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी अपने को फिनिश गुड्स जो है वो यहां पर नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर भी नहीं दिया हुआ। एक और चीज इस क्वेश्चन के अंदर जो अलग था, रॉ मटेरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास केजीज के अंदर था, किसके अंदर नहीं था, रुपीस के अंदर, तो वो भी एक बड़ी बात है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट अज्यूमिंग दैट कंपनी फॉलोज फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। प्रिपेयर कॉस्ट शीट अज्यूमिंग दैट कंपनी फॉलोज विच मेथड, फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो चलो ठीक है, तो यहां पे बाकी मेथड्स हम लोग नहीं दिखाएंगे, जो भी स्टॉक है, जो भी स्टॉक अपने को वैल्यू करने का है, ऑल ऑफ देम विल बी गेटिंग वैल्यूड बेस्ड अपॉन विच पर्टिकुलर मेथड, फीफो मेथड। ठीक है, अच्छा बैड डेट्स के बारे में अभी अपने को बात करने का है। ठीक है, दुनिया में ना कई एक्सपेंसेस हैं जिसके बीच में ना लड़ाई होती रहती है कि ये वाला एक्सपेंस किधर आएगा। अभी अगर मैं तुम लोगों से फर्स्ट इंप्रेशन पूछूं, फर्स्ट इंप्रेशन सर बैड डेट्स किधर आएगा, तो तुम लोग बोलेगा सर बैड डेट्स तब होता है जब भी सेल्स होता है, जब भी क्रेडिट सेल्स होता है, तो सर वो तो एसएनडी के अंदर आएगा। दैट इज वन व्यू। ठीक है, एक और व्यू है कि ना बैड डेट्स इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये भी बहुत पॉपुलर व्यू है। मैं तुमको ना दोनों चीजों का लॉजिक कोई एक स्टोरी से वो समझा रहा हूं, ताकि आई कैन ट्राई टू टेल यू कि ये बैड डेट्स जो है सेम एक्सपेंस एसएनडी भी हो सकता है, सेम एक्सपेंस शायद फाइनेंशियल भी हो जाए। ठीक है, तो स्टोरी गोज लाइक दिस। एक कंपनी था जो गुड्स बना देता था लेकिन बिकता नहीं था। तो ये कंपनी ने सोचा यार लोग हमारा गुड्स क्यों नहीं खरीदते। दे केम टू एन आंसर कि ना बिकॉज जो उनका गुड्स है ना वो लोग सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर ही बेचते हैं, क्रेडिट किसी को देते ही नहीं। तो लोगों के पास उस वक्त उतना पैसा नहीं होता, तो वो लोग यहां पर ये वाला गुड्स कभी खरीद ही नहीं पाते। तो ये कंपनी ने क्या करना स्टार्ट किया, उन लोगों ने ना गुड्स क्रेडिट के ऊपर देना स्टार्ट कर दिया। जब क्रेडिट के ऊपर दिया तो ऑब्वियसली मोर पीपल वर अट्रैक्टेड, क्योंकि उनको इमीडिएट पेमेंट जो है वो नहीं करना है। सेल्स बढ़ता गया, कई लोगों ने गुड्स खरीद के क्रेडिट पीरियड के ना पैसा दिया, कई लोग भाग गए, अपना तो बैड डेट्स हो गया। तो अभी ये वाली कंपनी ने सोचा यार हमारा बैड डेट्स क्यों हुआ, तो बैड डेट्स इसलिए हुआ क्योंकि आपने सेल्स क्रेडिट के ऊपर किया। क्रेडिट के ऊपर सेल्स क्यों किया, क्योंकि हम लोग सेल्स बढ़ाना चाहते थे। तो एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड फॉर प्रमोटिंग सेल्स शुड बी एसएनडी। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप उसको एसएनडी करके लिख देना। ठीक है, लेकिन एक और व्यू भी है, एक और व्यू इस स्टोरी का दूसरा पार्ट। ओके, या फिर सम डिफरेंट सिनारियो, मतलब कुछ ऐसा हुआ, एक बंदा जो है गुड्स बेचता था, एक्सीलेंट गुड्स। ओके, मेरा फ्रेंड था, गुड्स वगैरह वो बेचता था, एक्सीलेंट गुड्स। मैं हमेशा खरीदता था, जैसे ही खरीदता था पैसा देके मैं बाहर आ जाता कि फ्रेंडशिप असाइड, लेकिन भाई तू पैसे ले। अभी मैं इस बार उस बंदे के पास गया, मैं बोला भाई ये वाली चीज तू मेरे को दे दे। बोलता ठीक है। मैंने बोला कितना पैसा हुआ, बोलता तुझसे पैसे मैं थोड़ी लूंगा। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं जाता हूं अभी, और क्या। बोलता नहीं नहीं नहीं, नहीं तू जा मत। हम लोगों ने एक नया पॉलिसी स्टार्ट किया, कस्टमर को चाहिए ना चाहिए हम लोग उसको 20 डेज का क्रेडिट देते हैं। वेदर ही वांट्स और डज नॉट वांट वी विल गिव हिम 20 डेज का क्रेडिट। मैंने बोला थैंक यू, पक्का? बोलता हाँ तू जा, 20 दिन के बाद आ जाना, पैसे दे जाना। मैंने बोला चल ठीक है, 20 दिन तक मैं बैंक के अंदर पैसा डाल के इंटरेस्ट तो खाऊं। बोलता 20 दिन के बाद आना। मैंने बोला चल ठीक है। मैं भाग गया उधर से, मैं हमेशा के लिए भाग गया। अभी वो बंदा सोचेगा मेरा बैड डेट्स क्यों हुआ, इसलिए तो नहीं हुआ बिकॉज ही वांटेड टू प्रमोट हिज सेल्स। मैं तो वैसे भी गुड्स खरीद रहा था, मैं तो पैसे दे ही रहा था। वो बोलता कैश दे, मैं कैश देता। वो बोलता 15 दिन या 20 दिन के बाद आ। ओके, मैं कभी आया नहीं। तो ये वाला एक्सपेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ही वांटेड टू प्रमोट हिज सेल्स। मतलब उस लॉजिक से वो एसएनडी तो है नहीं, और कोई और हेड के अंदर ये वाला चीज तो आ भी नहीं सकता शायद। ये वाला चीज जो है
ऑफिस का खर्चा तो नहीं है, इट इज नॉट इनकर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिस, इट इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल, नॉट डायरेक्ट लेबर। ओके, तो ये वाला चीज फिर किधर आ जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस। ओके, तो दुनिया में ना कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका ना लड़ाई चलता रहता है कि ये वाला एक्सपेंस किधर आएगा किधर आएगा। तो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से कई लोग बोलते हैं कि बैड डेट्स इज एसएनडी, कई लोग बोलते हैं फाइनेंशियल। ऐसा कोई भी डिस्प्यूटेड एक्सपेंसेस होएगा ना, दोनों में से एक चीज कर लेना, राइट डाउन दी नोट फॉर द अदर वन। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो, वी ट्रीट बैड डेट्स एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑल्टरनेटली इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का सारा एक्सप्लेनेशन। अभी अपने को कॉस्ट शीट स्टार्ट करना है। जब हमको कॉस्ट शीट स्टार्ट करना होता है, हम लोग को चार चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन सी चार चीजों की? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी सोल्ड। और अगर चारों में से एक भी मिसिंग होएगा, एक टी अकाउंट बनाएंगे, आंसर लेकर आएंगे। हम लोगों ने ऐसा काम किया हुआ है। तो यहां पे देखो क्वांटिटी किन किन चीजों का है, क्वांटिटी किन किन चीजों का है, बराबर से जरा देखना। प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 है, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 26,000 यूनिट्स है, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस और सोल्ड तो है। उसके बाद फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक भी है हमारे पास 2,000, लेकिन अपने पास क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं है। ठीक है, तो एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का हम लोग को यहां पर एक नोट वगैरह तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम जरा करो, लिखो पहले फर्स्ट, एक काम जरा करो, लाइक ऑलवेज तुम्हारे वर्किंग नोट्स एंड के अंदर आएंगे। ओके, और पहले तुम्हारा मेन आंसर आएगा। तो लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट शीट फॉर द कॉस्ट शीट फॉर द, मेरे ख्याल से यहां पे डेटा मंथ का है ना, मंथ एंडेड। आगे अपने को मेरे ख्याल से डेट्स नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, फिर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 यूनिट्स, ये लिखो। क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स 26,000 यूनिट्स, ये लिखो। चलिए, अपना एक साइड का कॉस्ट शीट जो है वो तैयार करो, पर्टिकुलर्स टोटल पर यूनिट। और यहां पे ना आपके पास एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन है, तो मतलब आपके जो हेड होंगे ना थोड़े से बड़े होंगे, तो पूरा पेज वो बना लेना, तुम्हारा यूज हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, अपने को डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन, एसएनडी वगैरह वो दिया रहता था, तो इसके लिए अपना थोड़ा सा पेज शायद वो बच गया था। यहां पे मेरे ख्याल से तो पूरी साइड तक जाएगा। ठीक है, बना लो प्लीज एक कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर्स टोटल पर यूनिट, किधर भी लगे दैट लाइक यू नो दैट तुम्हारा जो फॉर्मेट है वो नहीं हो पा रहा, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू ऑल कैन रीस्टार्ट। नेक्स्ट पेज पे लिखना वर्किंग नोट 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सुनो, हम लोगों ने उस दिन कुछ ऐसा बात किया था, ये वाला अकाउंट तो बनाने का नहीं, तो अपना वो भी बात हुआ था, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तुम्हारा जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, हम लोगों ने यहां पर भी तो वो लिखा ही ना बेटा, 25,000 यूनिट्स। क्वांटिटी सोल्ड जो है 26,000 यूनिट्स। और अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर से देखो, अपने पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी था कितने यूनिट्स का बेटा, 2,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम योर बैलेंसिंग फिगर 1,000। अच्छा, कई लोग ना ऐसा चीज सोचते रहते हैं। ओके,
आई जस्ट रिप्लाई ताकि फ्यूचर में ऐसे डेंजरस थॉट्स ना आए। सर क्वांटिटी सोल्ड 26,000 है, क्वांटिटी प्रोड्यूस तो 25,000 ही है। सर 25,000 बनाया तो 26 कैसे बेचा? बेटा शुरू में भी तो 2,000 यूनिट वो पड़ा हुआ था ना यार। ओके, तो ऑब्वियसली इनफैक्ट वो करने के बाद देयर विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1000। इस चीज को एक नोट का शेप वो दे देना। तो 1000 आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पर कैसे मिलता है? दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो यहां पे अभी आप लोग लिख के रखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 लेस क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स 26,000. This will give you closing stock of finished goods. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेटा कितने यूनिट्स का आ जाएगा? 1000. ठीक है। अच्छा, वर्किंग नोट 2, एक चीज अपने मन के अंदर अभी वो डिसाइड कर लेना, बैड डेट्स को तुमको कैसे ट्रीट करने का है। जो भी करोगे आई विल ऑलवेज वांट अ वर्किंग नोट फॉर इट। जो भी करोगे उसके लिए अपने को एक नोट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वर्किंग नोट 2 इन दिस केस तुमको क्या करने का है? बैड डेट्स को एसएनडी लेने का है कि फाइनेंशियल एक्सपेंस? एसएनडी ले ले। ठीक है, तो यहां पे अभी एक नोट जरा लिखना, बैड डेट्स इज कंसिडर्ड as a S&D overheads. Alternately, it can be taken as a financial expense and ignored from cost sheet. चलिए हो गया। अभी अपना जो कॉस्ट शीट है बेटा वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कई चीजें आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन द वर्ड्स फर्स्ट, नंबर्स थोड़ी देर के बाद लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आ जाता है डायरेक्ट मटीरियल consumed. Opening stock, add purchases, less closing stock. उसके बाद यहां पे आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, उसके बाद यहां पर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, उसके बाद आ जाएगा एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। जस्ट एज ए रिमाइंडर बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अलग अलग नाम जरा मेरे को बताओ एक बार। फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आपको जो भी नाम यूज करने का है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के ना फैक्ट्री ओवरहेड्स की काफी चीजें थी। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का बेटा क्या क्या था, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी राइटिंग डाउन। एक यहां पे फैक्ट्री रेंट आ जाएगा, फिर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, फिर सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर वो तो उधर चला जाएगा, उसके बाद सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही जा रहा है, लेकिन वो जनरल वाले के ना ऑफिस रेंट, बस मेरे ख्याल से यहां पे और तो कुछ नहीं है, बाकी सारा का सारा वो एसएनडी ही था। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जाम्स के अंदर भी ADM करके लिखोगे, दैट इज ऑल फाइन। रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और वैसा एक ही एक्सपेंस है ना, तो इसी के आगे वो लिख देना, दैट इज सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, या नेक्स्ट लाइन पर भी वो अंडरलाइन करके वो लिखोगे, दैट इज ऑल फाइन, लेकिन एक ही एक्सपेंस है तो चल जाएगा। अच्छा, इस टोटल को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ लिखते हैं, वो लिखेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां पे भी हम लोग यूनिट्स लिखते हैं। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो भी हम लोग लिख देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है COGS, वो भी हम लोग यहां पे यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, चलिए पहले इतना अपना जो क्वेश्चन है वो खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद की कहानी इसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कैलसीज रखना, अगर मैथ्स के अंदर इतने अच्छे वो नहीं हो तो, एंड एग्जाम्स के इन एनी केस और कैलसीज इज अलाउड, सो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ऑब्वियसली दिस विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन दिस केस 5000 kgs, लेकिन मेरे को kgs तो नहीं चाहिए, एट द रेट ऑफ 1.5। तो यहां पर ना अपने पास ओपनिंग स्टॉक 5000 kgs का था एट द रेट ऑफ 1.5, तो दिस इज 7500। ठीक है, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। आगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, देखो जरा किधर ना किधर तो दिया रहेगा अपने को, इधर दिया हुआ था 50,000 kgs एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं 50,000 kgs एट द रेट ऑफ ₹2, तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, आगे क्लोजिंग स्टॉक जरा चेक कर, इधर कितने kgs का है 10,000। अभी ये तो बेटा 10,000 kgs है ना, दिस हैज टू गेट वैल्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाला अमाउंट भी अपने को दिया हुआ था, लेकिन यहां पर तो नहीं दिया हुआ, तो अभी फिर कुछ ना कुछ सोचो। पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा। रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। ठीक है, लेकिन याद रखना 1.5 भी परचेज कॉस्ट है, 2 रुपीज भी परचेज कॉस्ट है, ऑल्दो 2 rupees is purchase cost of this year and 1.5 is a purchase cost of last year. Okay, whether it will get valued at 1.5 or 2 or somewhere in middle, okay, that depends upon the method that you will follow. सबने अपने को बोला follow which particular method, FIFO। तो अब सब लोग मेरे को जरा बोलो, if I'm going to be following FIFO method, so 10,000 kgs will get valued at 2 rupees। तो यहां पे at the rate of ₹2, ये आ जाएगा 20,000। कुछ भी लाइफ के अंदर आज के बाद रूल याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने नहीं बोला था क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन था। फ्यूचर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट तुम करेगा, कोई भी सब्जेक्ट तुम लोग वो करेगा, तो ऑलवेज कुछ भी लेस करोगे तो ब्रैकेट के अंदर रखा करो, वरना एग्जाम के अंदर ही भूलोगे पक्का कि लेस करने का था। ओके, these are small little things, have correct habits in exams that will be helping you all। 7,500 plus 1 lakh less 20,000, this will be 87,500। डायरेक्ट लेबर इन दिस केस देखो वो दिया हुआ था, वर्कर लोगों ने कितने घंटे काम किया बेटा 40,000 आवर्स। यू आर पेइंग देम एट व्हाट पर्टिकुलर रेट 5 पर आवर, तो उन लोगों को मतलब अपना कितने रुपीस का खर्चा हो गया 40,000 kgs एट द रेट ऑफ ₹5, तो ये वाला फिगर कितना आ जाएगा 2 lakhs। प्राइम कॉस्ट कितने का आ जाएगा 2
87,500। ठीक है, आगे फैक्ट्री रेंट इनर कॉलम में लिखेंगे प्लीज। फैक्ट्री रेंट जो है 35,000 इनर कॉलम। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 45,000। ठीक है, तो ये वाला चीज यहां पर कितने का आ जाएगा? 80,000। $367,500। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 60,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 70,000। सो देयरफॉर दिस विल बी 60,000, दिस विल बी 70,000। $357,500। ठीक है, चलो सुन, अभी वही वाली चीजें जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हुआ था। पहले मेरे को जरा बोलो, इस क्वेश्चन के अंदर WIP स्टॉक है क्या? आई एम नॉट सेइंग क्वांटिटी, आई एम जस्ट आस्किंग यू ऑल, WIP स्टॉक है क्या? है ना यार, 60,000 और 70,000 वही तो है। अच्छा, लेकिन इसका क्वांटिटीज है क्या क्वेश्चन के अंदर? सर नहीं है। तो अगर क्वांटिटीज नहीं है, मेरे को बोलो क्या क्या कंप्यूट नहीं हो सकता? सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबके लिए अपने को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP की जरूरत पड़ती है, जो अपने पास नहीं है। ठीक है, तो छोड़ दो उसको। WIP का ओपनिंग स्टॉक शुड बी डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का क्वांटिटी, वो नहीं है ना यार, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क, ये भी अपने पास नहीं है। लेकिन 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 याद रखना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑनवर्ड्स you do not divide by quantity produced of finished goods plus WIP, you divide by quantity produced of finished goods, और quantity produced of finished goods आपके पास 25,000 है, तो this will be 14.3। 357,500 डिवाइड बाय 25,000। ठीक है, चलिए ये वाला जो अपना काम है ये हो गया। अभी हम लोग को आगे चलना है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दैट इज सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। वो इस क्वेश्चन के ना जरा देखो कितने का था, 10,000। सो देयरफॉर ये वाला चीज जो है 10,000 डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बेटा कितना था? 25,000। सो देयरफॉर 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 0.4। तो ये आ जाएगा 367,500 डिवाइडेड बाय 25,000, या फिर ये दोनों को ऐड भी कर लोगे तो भी बेटा वो चली जाएगा ना, तो दिस विल बी 14.7। चलो, तुम्हारा जो ये वाला काम है ये हो गया। अब मेरे को जरा बोलो, COP तक कौन से गुड्स का कॉस्ट बच जाता है? सर वही वाले गुड्स का कॉस्ट बचता है विच आर फुल्ली कंप्लीट, क्योंकि WIP तो ऊपर अटक गया। सो दिस इज द कॉस्ट ऑब्वियसली ऑफ प्रोड्यूसिंग कितना यूनिट्स यार? 25,000। वैसे भी इसको 25,000 से ही डिवाइड किया ना हम लोगों ने, ओके, पर यूनिट बुलाने के लिए। ठीक है, अभी उसके बाद तेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने का था? 2,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो हम लोगों ने ही निकाला 1,000 यूनिट्स, और COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कितने यूनिट्स बिके थे बॉस? 26,000। ठीक है, अभी उसके बाद अपने को ना इनका वैल्यूएशंस लिखने का है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का अपने को वैल्यूएशन लिखने का है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक जरा देखो ना एक बार। ओपनिंग स्टॉक ऑफ में रॉ मटेरियल देखूंगा WIP के फिनिश गुड्स, ऑब्वियसली फिनिश गुड्स 2,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 16, तो पर यूनिट फिगर जो है बेटा वो कितने का है? 16। ओके, तो 16 इंटू 2,000, तो ये वाला चीज कितने का आ जाएगा? 32,000। अच्छा, अब सब लोग मेरे को जरा बोलना, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी वही चीज था बेटा, बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज फॉलो विच पर्टिकुलर मेथड? FIFO। इस क्वेश्चन के अंदर तो वैसे भी देके रखा हुआ है दैट यू शुड बी फॉलोइंग विच मेथड यार? FIFO मेथड। ठीक है, तो सब लोग मेरे को जरा बोलो, ये जो 1000 यूनिट्स है ये किसके अंदर से होएगा? ये वाला चीज 2000 के अंदर से होएगा कि 25,000 के अंदर से होएगा? 2000 के अंदर से, राइट? सो पागल, ये किसके अंदर से होएगा? 25,000। एक मिनट, FIFO का मतलब क्या होएगा?
जो ओपनिंग स्टॉक, जो गुड्स पहले बनाए वो पहले बिक गए, तो पहले तो 2000 ही बिके ना यार, तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट ओवर माल होएगा 1000, वो कितनी क्वांटिटी के अंदर से होएगा 25,000. सो देयरफॉर दिस विल गेट वैल्यूड एट व्हाट पर्टिकुलर रेट 14.7. कैलसी लो 14.7 लो इनटू 1000, ये आ जाएगा 14,700. 367,500 प्लस 32,000 लेस 14,700 384,800. अच्छा, अब ना मेरे को पर यूनिट चाहिए. अगर तुमको पर यूनिट चाहिए तो डिवाइड बाय, बोलो 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 बोलो, डिवाइड बाय, बोलो क्वांटिटी. दिस इज COGS बेटा. COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो डिवाइड बाय 26,000 यूनिट्स. तो ये कितना आ जाएगा बेटा 14.80. अब 14.8 लिखोगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, चलिए ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो गया. बस अभी तुम्हारे बचे कुछ खर्चे जो हैं वो रह गए इधर, तो स्टार्ट कर लेते हैं. मेरे को जरा बोलो COGS के बाद सबसे पहले क्या आता है बेटा? क्या आता है सबसे पहले? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहां पे जरा लिखना एड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. अच्छा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी ऑफ ऑफिस सेक्रेटरी, सैलरी टू और उसके बाद ऑफिस रेंट. Now, salary of office secretary is 40,000. उसके बाद ऑफिस रेंट जो है that is 8,000. तो ये कितना आ जाएगा 48,000. आगे आगे नेक्स्ट वाला भी काम खत्म कर ही लेते हैं. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. अच्छा, एग्जाम्स के अंदर अगर थोड़ा सा जल्दी होएगा ना, थोड़ा सा, इफ सपोज यू आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओके, आप ये दोनों को एक हेड बनाकर भी लिखोगे तो भी चल जाएगा. वैसे भी दोनों COGS के नीचे आते हैं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. एक कॉमन हेड का नाम दे देना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन / S&D ओवरहेड्स. ठीक है, तो वैसा करोगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, अभी यहां पर कौन से खर्चे हैं बेटा? एडवर्टाइजमेंट. तो लिखो इधर एडवर्टाइजमेंट. कितने का था एडवर्टाइजमेंट? 15,000. फिर उसके बाद बैड डेट्स. हम लोगों ने मेरे ख्याल से यहां पर वो वाला चीज वो बोला था कि बैड डेट्स को हम लोग S&D मानेंगे, तो यहां पर बैड डेट्स जो था कितने का था? 10,000. ठीक है, ये भी हो गया. फिर उसके बाद लास्ट वाला अपना चीज, सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन. सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन. सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन कितने का हो जाएगा? 25,000. सो 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 50,000. अच्छा, ये सब का जो टोटल है बेटा क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो 384,800 प्लस 48 प्लस 50,000 मतलब प्लस 98,000 कर लेता हूं, 4,82,800. ठीक है. अच्छा, एक लास्ट चीज, दो लास्ट चीज, सॉरी. एक तो ना इनका पर यूनिट अपने को निकालना बाकी है. मेरे को बोलो COGS ऑनवर्ड्स एवरीथिंग गेट्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड. तो क्वांटिटी सोल्ड से फिर डिवाइड कर लो. 48,000 डिवाइडेड बाय 26,000, 1.85 ले लेता हूं. यू कैन राउंड इट ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स. 50,000 डिवाइडेड बाय 26,000, 1.92. ठीक है. उसके बाद 482,800 डिवाइडेड बाय 26,000, 18.57. अच्छा, एक छोटा सा एडवाइस फ्रॉम माय साइड, अगर मानोगे तो अच्छा रहेगा, वरना इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता. मेरा ना ये आंसर 1.85 एग्जैक्ट आंसर नहीं था, कंटिन्यूइंग था. 1.92 भी मेरा कंटिन्यूइंग आंसर था, एग्जैक्ट आंसर 1.92 नहीं था. अगर ये वाले फिगर्स, पर यूनिट वाले फिगर्स, कभी भी अगर एग्जैक्ट आंसर्स ना होना, एग्जैक्ट आंसर्स, ओके,
मतलब अपने कैलसी के ऊपर देखोगे तो स्ट्रिक्टली 1.85 नहीं आया था, हम लोगों ने राउंड ऑफ करके 1.85 वो डाल दिया था। अगर कभी ये वाले आंसर्स एग्जैक्ट आंसर्स ना होना तो ना ट्राई किया करो कि ध्यान से सुनना, इसका और इसका टोल करके ये वाला फिगर मत लाना। ओके, बेटर इट इज क्या कर सकते हो, ये वाला चीज लो और फिर से क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड कर लो। इस क्वेश्चन के ना शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ यू विल टेक द कैलसी ना, शायद टोटल सेम ही आएगा, लेकिन किसी ना किसी क्वेश्चन के ना फर्क पड़ सकता है क्योंकि आप लोग दो अप्रोक्सीमेट का टोटल मार रहे हो, सो आंसर विल बिकम मोर अप्रोक्सीमेट। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला। ठीक है, चलो, योर दिस वर्क इज ऑल टुगेदर डन। कोई बोलते सर आगे आपने दो चीजें बोला था। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर ना कोई सेल्स करके आइटम ही नहीं है, तो मैं प्रॉफिट करके कुछ यहां पे निकाल ही नहीं सकता। सो दिस विल बी योर एंडिंग ऑफ कॉस्ट शीट ऑल्सो। मैंने एक बार शायद ये वाला स्टेटमेंट तुम लोग को बोल दिया था, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों को सेल्स नहीं दिया रहता ना, सेल्स एंड प्रॉफिट, तो ओरिजिनली कॉस्ट शीट कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही होती है बेटा। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक खत्म कर दो, दैट्स इट। ठीक है, चलो, योर दिस क्वेश्चन इज ऑल टुगेदर डन। You can also enroll for our other subjects of CA Foundation, CA Inter, CA Final by visiting either www.ajnext.com or www.ajnextonline.com. For any help, call 808-032-4444. नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बट जस्ट बिफोर आई विल स्टार्ट अवे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट्स है वो पढ़ लेते हैं। ओके, सो देयरफॉर टू थिंग्स हम लोगों ने जो इस क्वेश्चन के अंदर किया, आई थिंक उनमें से एक चीज तो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया था, बट जस्ट एज ए रिमाइंडर आई हैव केप्ट इट। रिमेंबर दैट ऑल रॉ मटेरियल स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट विच कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। दैट आई थिंक यू ऑल नो दैट। फिनिश गुड स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ऐसे बोल लो सर उसके अंदर डीएम, डीएल, डीई, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग दैट और एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, या फिर ये सब का टोटल सीओपी के अंदर भी तो आ ही जाता है ना यार। सो यू कैन डायरेक्टली बी सेइंग फिनिश गुड स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, आई थिंक दैट मच वाज इनफ। चलिए, योर दिस क्वेश्चन इज डन। तो अभी यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। मेरे को इसके लिए कोई बैकग्राउंड देने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़िए, prepare a cost sheet showing cost per ton of paper manufactured by Snow White Publications in March 2022 under different elements of cost। एक सेकेंड, ये हेडिंग में फिर से पढ़ता हूं। prepare cost sheet showing cost per ton, prepare cost sheet showing cost per ton। तो यहां पे ना क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि कॉस्ट पर टन मतलब पर यूनिट वाला जो कॉलम है वो बनाना। ठीक है, इसके बारे में ना एंड के अंदर मेरे को तुमको कुछ लिखवाने का भी है, दैट आई मेक यू ऑल राइट। ओके, डायरेक्ट मटीरियल्स पेपर पल्प्स 1100 टन एट द रेट ऑफ 70, अदर मिसलेनियस मटीरियल 300 टन एट द रेट ऑफ 50। तो यहां पे ना डायरेक्ट मटेरियल का आगे भी जाके देखोगे ना कोई स्टॉक्स वगैरह नहीं दिया हुआ है। ओके, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ, लेकिन यहां पे दो टाइप ऑफ मटेरियल देके रखे हुए, एक पेपर पल्प्स उसका इतना टन्स यूज हुआ है 70 पर टन, और एक अदर मिसलेनियस। ठीक है, आगे डायरेक्ट लेबर 200 स्किल्ड मैन, ठीक है, फॉर 25 डेज। ओके, at the rate of 6 per day, 175 skilled men for 30 days at the rate of 5 per day, 150 unskilled men for 25 days at the rate of 4 per day। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो फर्स्ट टाइम शायद ये वाला हेड भी आ रहा है, स्पेशल इक्विपमेंट, हायरिंग चार्जेस एंड स्पेशल डाइस। ठीक है, एक बार हमने बोल दिया ना कि ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो अभी अपना दिमाग नहीं यूज करने का क्योंकि हमने बोल दिया। ठीक है, आगे वर्क्स ओवरहेड्स बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, वेरिएबल एट 100% ऑफ वेजेस, फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेस। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स का कुछ दो पार्ट, सॉरी वर्क्स ओवरहेड्स का कुछ दो पार्ट है, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 26,313, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 56,625, फिनिश पेपर मैन्युफैक्चर्ड 1000 टन, और उसके बाद सेल्स एट द रेट ऑफ 400 पर टन। तो यहां पे तुम्हारे पास सेल्स दिया हुआ है क्या, सेल्स है ना, तो हम लोग सेल्स तक पहुंचने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसका जो शॉर्ट्स है तुमको थोड़ी देर के बाद वो दिखाई देगा, वो मैंने जानबूझ के तो वो छुपा के रखा हुआ है ताकि आई कैन ट्राई टू टेल यू मेनी थिंग्स। सुनो मेरी बात, अभी बराबर से सुनना।
हम लोग कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन सी 4 चीजें? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देखो इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर इधर किधर स्टॉक ही नहीं है सर, तो मतलब नहीं है, छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सर इधर स्टॉक ही नहीं है सर, छोड़ दो। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स है ना बेटा, इधर 1000 टन्स, 1000 टन्स, दिस इज फिनिश्ड पेपर मैन्युफैक्चर, सो 1000 टन्स, ठीक है। अच्छा क्वांटिटी सोल्ड जरा देखो, क्वांटिटी सोल्ड नहीं है, तो एक सेकेंड, कॉमन सेंस चीज है, देखो समझ में आते कि नहीं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है, ना शुरू में था ना कुछ एंड में था। कितना पेपर बनाया? 1000 टन्स। ये नहीं बोला कि कितना बेच दिया, तो मतलब 1000 ही बेचा होगा ना, क्योंकि अगर कम बेचते फिर क्लोजिंग स्टॉक भी तो होता ना यार। ओके, तो इस क्वेश्चन के ना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू कितना टन्स बेटा? 1000 टन्स, ठीक है। वो एक चीज याद रखना। अभी एक और चीज ध्यान से अभी जरा सुनो, जो भी मैं बोलता हूं कान खुले करके बराबर से सुनना। इस क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड्स का स्टॉक था क्या? फिनिश गुड्स का स्टॉक था क्या? नहीं था ना। मेरे को बोलो पिछले क्वेश्चन के ना, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था क्या? था ना। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर ना, पिछले क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये पर यूनिट कॉलम की जरूरत जबरदस्ती पड़ती है, जबरदस्ती पड़ती है, क्योंकि मेरे को ना ये 14.7 वाला फिगर चाहिए रहता है। 14.7 वाला फिगर आगे जाके मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए यूज होता है, तो मेरे को पर यूनिट के कॉलम की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कोई स्टॉक ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई स्टॉक नहीं है तो इस क्वेश्चन के ना पर यूनिट कॉलम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सामने तेरे को यहां पर बोल दिया कि कॉस्ट पर टन बनाना, अगर सामने बोल दिया फिर मैटर ही खत्म हो गया। ओके, सम से बड़ा कोई है ही नहीं, ना तुम ना मैं। सामने बोल दिया ना कि कॉस्ट पर टन निकालना, तो अपने को कॉस्ट पर टन फिर निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए तो अभी आंसर से स्टार्ट कर लेते हैं। लिखिए जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखो कंपनी का नाम दिया हुआ है स्नो वाइट पब्लिकेशंस, एंड दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। तो यहां पे लिख लेना इन बुक्स ऑफ स्नो वाइट पब्लिकेशंस। आगे लिखिए कॉस्ट शीट फॉर द ईयर नहीं है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, फॉर द मंथ एंडेड, या डेट लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, वो चल जाएगा, मार्च 22। अच्छा, एक यहां पे टोटल का कॉलम, सॉरी, यहां पर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं प्लीज, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स। इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स, ठीक है। अभी अपने कॉलम्स बना लो, एक टोटल वाला कॉलम और एक पर यूनिट या फिर पर टन भी लिख सकते हो। यहां पर भी अगर आप लोग चाहो आप लोग यूनिट्स के बदले में वर्ड टन भी लिख सकते हो, ठीक है, वो चलता है, दैट इज ऑल ओके इन एग्जाम्स। स्टार्ट कर ले, चलिए ये इजी क्वेश्चन है, 5 मिनट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट मटेरियल, यहां पे कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, तो यहां पे आप लोग डायरेक्ट मटेरियल भी लिख सकते हो और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी लिख सकते हो। लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर 2 टाइप ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हैं, एक यहां पर पेपर पल्प्स था और एक यहां पे अदर मिसलेनियस मटेरियल, अदर मिसलेनियस आई एम राइटिंग, दैट्स इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे डायरेक्ट लेबर था। क्वेश्चन के ना जरा चेक कर बेटा, डायरेक्ट लेबर भी 3 टाइप का है, 3 टाइप ऑफ वर्कर्स आर देयर, स्किल्ड मैन, सेमी स्किल्ड मैन, अनस्किल्ड मैन। तो मैं यहां पे वैसा बाइफर्केशन लिख रहा हूं बेटा, स्किल्ड मैन,
सेमी स्किल्ड मैन, अनस्किल्ड मैन। ठीक है, एक्चुअली स्किल्ड मैन आर दोज हु आर बैचलर्स टिल नाउ, यू ऑल, ओके। अनस्किल्ड आर दोज हु हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। एग्जाम्पल अभी तुम लोग वो समझ जाओ। सेमी स्किल्ड विल बी ऑल दोज पीपल हु हैव एक्चुअली गॉट एंगेज्ड और इन लव। लेट्स कंटिन्यू। स्टूपिड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर दो टाइप्स का है, स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस, फिर उसके बाद स्पेशल डाइज। डाइज वो होता है लाइक वो पेपर को कुछ कलर देने के लिए वगैरह, वो सब चीजें जो इंक टाइप चीजें होती हैं। तो यहां पे लिख सकते हो स्पेशल डाइज। ठीक है, तो ये तीनों का टोटल मारेंगे तो इधर यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद ऐड सम के ना फैक्ट्री ओवरहेड्स के बदले में वर्क्स ओवरहेड्स दिया हुआ है, वो सेम ही टर्म होता है। आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन एग्जैक्टली द सेम टर्म जो क्वेश्चन के अंदर है, वर्क्स ओवरहेड्स। ठीक है, लेकिन यहां पे शायद वर्क्स ओवरहेड्स के भी दो पार्ट थे। दो पार्ट बेटा जी क्या थे, वन इज वेरिएबल, वन इज फिक्स्ड। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना क्योंकि ना मैं पहले ऑलमोस्ट अभी अपना फॉर्मेट जो है वो खत्म कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे वाली कहानी करूंगा। इस सम के अंदर ये वाली टर्म को हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर WIP स्टॉक एडजस्ट होता है जो है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को क्या मिलता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो अभी हम लोग ग्रॉस और नेट वर्ड क्यों यूज करें यार। ओके, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। यहां पे ना देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा वाला, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि अगर वो करेंगे तो इधर आएगा। इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो इधर आएगा, जनरल है तो नीचे आ जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो प्लीज एक अजम्पशन मार के आना दैट दीज आर अज्यूम टू बी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दीज आर अज्यूम टू बी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये वाला अजम्पशन अपने को लिखना है अभी तक। ओके, सो जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। मतलब यहां पे अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो नहीं आएगा, वो तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये वाला चीज खुद ब खुद क्या बन जाएगा बेटा, COP। एक और चीज मेरे को थोड़ा सा जगह और रखना चाहिए था। COP के बाद आप लोग क्या एडजस्ट करते हो, सर हम लोग एडजस्ट करते हैं फिनिश गुड स्टॉक, जो है ही नहीं। तो मतलब ये वाला चीज खुद ब खुद क्या बन जाएगा, COGS। ठीक है, अभी आगे एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ब्रैकेट में जनरल। ठीक है, उसके बाद ऐड यहां पे सेलिंग ओवरहेड्स भी तो हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो आप लोग को यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और तो कुछ है ही नहीं ना इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद ऐड प्रॉफिट, और सम के अंदर आप लोग को सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, चलो मैंने जानबूझ के पहले फॉर्मेट बनाया ताकि बार बार वी आर नॉट टर्निंग द पेजेस एज सच। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सारी टोटल फिगर्स लिख दूंगा, एंड के अंदर वी विल फाइंड आउट पर यूनिट फिगर्स। ठीक है, तो पेपर पल्स कितना मटेरियल लगा है, 1100 टन्स, एट व्हाट पर्टिकुलर रेट, 70। सो देयरफॉर 1100 टन माल यूज हुआ इनटू 70। तो ये वाला चीज इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि दो टाइप्स हैं, 77 और 000 ना, मैंने एक जीरो शायद वो ज्यादा लिख दिया। ठीक है, आगे अदर मिसलेनियस मटेरियल, अदर मिसलेनियस 300 टन्स एट द रेट ऑफ 50। इसके बाद देखो तुम्हारे दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आया क्या, जो मैं अब तुमको वो बोलने जा रहा हूं, 15 1 2 3। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन क्या है। तूने मटेरियल यूज किया, राइट, 1100 टन, टन इज वेट ऑफ अ प्रोडक्ट, नो, टन इज वेट, 1100 टन पेपर पल्प गया। ओके,
300 टन बाकी मिसलेनियस गया, तो टोटल कितना मटेरियल अंदर गया, वेट 1400 टन। लेकिन फिर भी फिनिश गुड्स कितना आया, 1000 टन। फिर भी फिनिश गुड्स कितना आया, 1000 टन। तो 400 टन किधर गया? तो बोलते सर WIP के अंदर होएगा, लेकिन WIP स्टॉक तो है ही नहीं, तो सारा का सारा फिनिश गुड्स के अंदर ही गया रहेगा। लेकिन अगर सारा का सारा फिनिश गुड्स के अंदर जाता तो फिर फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन भी तो 1400 टन ही होना चाहिए था, लेकिन 1000 टन है। तो बाकी 400 किधर गया रहेगा? सर एक ही ऑप्शन है सर, वो वेस्ट होएगा सर, बराबर है, वेस्ट होएगा। अभी जो कचरा वगैरह होता है वो होएगा। तो 400 टन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेस्ट ओनली, जो नाली के अंदर वो बहा देंगे अपन सो ऑन वगैरह, ठीक है। कोई ऐसा बोल सकता है सर उसको बेच के कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है, वो वाला चीज मैं एडवांस कॉस्ट शीट के अंदर कवर अप करूंगा, इधर नहीं कवर अप करूंगा। मैं तुमको बोला था कई चीजों के जो आंसर हैं वो तुमको एडवांस कॉस्ट शीट के थ्रू ही बताऊंगा, व्हेन आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स, ताकि तुमको पता चले कि तुम्हारी फाइनल जो एडवांस कॉस्ट शीट है उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। सो 77,000 प्लस 15,000, दिस विल बी 92,000, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर स्किल्ड मैन इन दिस पर्टिकुलर केस इज 200 पीपल, 200 लोग हैं, 25 दिन तक काम करते हैं एट द रेट ऑफ 6। सो 200 इंटू 25 इंटू 6, कैल्सी में एक ही बार बेटा यूज करता हूं। फिर उसके बाद 175 इंटू 30 इंटू 5, 150 इंटू 25 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद वो वाला चीजें मैं कंप्यूट कर लेता हूं। स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस 10,000 का है, स्पेशल डाइस 5,000 का है, तो ये हो गया 15,000, ठीक है। अभी ये सब मैं कंप्यूट करके इधर वो लिख रहा हूं, 200 इंटू 25 इंटू 6, 30,000। आगे 175 इंटू 30 इंटू 5, 26,250। फिर 150 इंटू 25 इंटू 4, मतलब 15,000। तीनों को ऐड करो, 71,250। तीनों को ऐड करो, प्लस 92,000 प्लस 15,000, 178,250, ठीक है। आगे वर्क्स ओवरहेड्स विच आर वेरिएबल, 100% ऑफ वेजेस। तो बेटा वेजेस कितना था, 71,250, उसका 100% मतलब सेम ही हो जाएगा ना, 71,250, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड वाला पार्ट 50% ऑफ वेजेस, 71,250 था, उसका 50% लो अपने कैलसी के ऊपर, 71,250 इंटू 50%, 35,625, ऐड करो, 106,875, ठीक है, प्लस 178,250, 285,125। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल 26,313, 26,313। उसके बाद 56,625, 56,625। $368,063, ठीक है। चलो उसके बाद सेल्स जो तुम्हारा है जरा ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइसेस 400 पर टन। मेरे को जरा बोलो कितना टन्स बेचा सर? हम लोगों ने 1000 टन बेचा सर, तो 400 तो पर यूनिट है, 1000 टन बेचा तो ये वाला फिगर कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो प्रॉफिट योर बैलेंसिंग फिगर 31,397, ठीक। अच्छा पर यूनिट वाला काम वो तुम्हारा है,
या फिर मैं कर ही देता हूं, वो एक ही मिनट का काम है बेटा। यू हैव टू बी डिवाइडिंग बाय 1000 एवरीवेयर, क्योंकि 1000 वाज अ क्वांटिटी प्रोड्यूस। नो, अभी तुमको इतना समझ में आएगा, इसका पर यूनिट तुम लोग अभी निकाल सकते हो। सब लोग मेरे को जरा सोच के बोलो, इसका पर यूनिट क्यों निकाल सकता हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर WIP स्टॉक है ही नहीं। सो दीज 3 फिगर्स, इन फैक्ट दीज 4 फिगर्स, यहां तक एवरीथिंग शुड बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस WIP, लेकिन WIP तो है ही नहीं, तो ऑल ऑफ देम शुड बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स तो है ना यार तुम्हारे पास, दैट इज कितना टन? 1000। तो दिस इज 92, 71.25, 15, 178.25, 106.875, 285.125, उसके बाद 26.313, 56.625, 368.063, 31.397। काम खत्म हो गया तुम्हारा। एक नोट अपना बाकी था, यहां पे जरा लिखना नोट फर्स्ट। उसको वर्किंग नोट नहीं बोला क्योंकि उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, तो एक ही चीज था, उसको नोट बोल के वी ऑल विल फिनिश। यू ऑल कैन राइट डाउन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैव बीन अज्यूम्ड टू बी जनरल। Administration overheads have been assumed to be general. चलो, दिस क्वेश्चन इज ऑल टुगेदर डन। बस इस क्वेश्चन के केस स्टडी शॉर्ट्स के अंदर अभी तुम लोग को यहां पर जो 3 चीजें वो बोली याद रखना। पर यूनिट कॉलम इज ओनली रिक्वायर्ड इफ देयर आर फिनिश गुड स्टॉक्स टू बी वैल्यूड। इस क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड स्टॉक नहीं था, तो अपने को पर यूनिट कॉलम की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन पॉइंट नंबर 3, इन दिस क्वेश्चन वी प्रिपेयर पर यूनिट कॉलम बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रॉब्लम, उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं। एंड इन दिस क्वेश्चन देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हेंस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, आई थिंक दैट मच वाज ऑल इनफ। नाउ जस्ट बिफोर आई प्रोसीड एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो मॉड्यूल के हैं, विच यू आर सपोज टू बी तो फिनिशिंग। ओके, तो वो खत्म करना। हर एक होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन ब्राउन कलर में होगा। उसके बाद उसके आंसर्स मैंने यहां पर नीचे दिए रहेंगे। नोटबुक के अंदर तुमको तकरीबन एक साइड वो चाहिए रहेगा इन दिस केस टू फिनिश ऑफ द क्वेश्चन, तकरीबन। ऑल्दो ये वाला चीज तुमको बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगा अगर तुम लोग रोज का रोज होमवर्क करने वाले हो तो, ठीक है। नहीं करने वाले फिर एक साइड छोड़ देना। हिंट्स एंड अजम्पशंस इस क्वेश्चन के अंदर नहीं चाहिए बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, मोस्ट क्रूशियल। एग्जाम के अंदर योर स्पीड हैज टू बी गुड अलोंग विद नीटनेस। ओके, तुमको कितना टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन का, वो वॉच इधर है। 12 मिनट्स और 4 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। वो तो सर 4 सेकेंड्स आपने क्या कैलकुलेशन किया? नहीं किया, 12 मिनट्स ही लिखने का था, लेकिन 12 लिखता तो अजीब लग रहा था, बाकी सारा एरिया ब्लैंक वगैरह वो लग रहा था, तो 12 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है और आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, वो भी ब्राउन के अंदर ही है। ऑल ब्राउन क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू बी डन बाय यू ऑल, ठीक है। चलिए, आई एम ऑल डन फॉर टुडे। हाय गाइस, वेलकम टू द टिप ऑफ द डे। हर चैप्टर के एंड में और हर चैप्टर के हर लेक्चर के एंड में देयर विल बी टिप्स प्रोवाइडेड। 15 चैप्टर्स, आई हैव गॉट 15 टिप्स फॉर यू ऑल। और हर लेक्चर के एंड में ऑफ द सेम चैप्टर सेम टिप विल बी देयर, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी रहे। टुडे वी आर गोइंग टू बी हैविंग द फर्स्ट टिप एंड समथिंग फॉर मी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्क्स and your time that you devote to your studies are not proportional to each other. कई लोग 16 घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे, कई लोग 8 आवर्स पढ़ के भी रैंक लेकर आ जाएंगे। It is not dependent upon how God gifted intelligence is. It is all about what your concentration level is whenever you are trying to be studying. जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से concentrate करके करो। It goes a very long way in life in trying to improve yourself. 8 hours, cut yourself out from many things. अगर आप 8 hours का टारगेट रखे हुए हो तो 8 hours बाकी चीजों की तरफ मत सोचो। तुम्हारा फ्रेंड्स कितना पढ़ाई कर रहा है, नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या मूवी आ रही है, कीप ऑल दोस थिंग्स असाइड। इट इज 8 hours
that you are going to be giving to your studies per day. If you are going to be giving for 8 hours, more the better. लेकिन more के चक्कर के अंदर अपना quality of concentration खराब नहीं करो. Study in a wiser way. जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो. Honestly, for me, 8 to 10 hours is more than enough for you all to be getting a rank also. It's only that how you are spending those 8 to 10 hours without talking to your friends for anything except the doubts. You are not keeping your phone with you and trying to have the distractions. तो 8 hours to 10 hours continuously या फिर in breaks, whatever your mind allows. लेकिन अच्छे तरीके से उतना पढ़ाई कर लो, that should be sufficient enough. This is my first tip of the day. This tip usually is there for those students जो लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए. This is the answer to all those students. Thank you guys. I'll see you all with the tips of the day now in chapter number 2. Bye.